अच्छा, एक बात सोचिए। एक ऐसा फिल्मी आइडिया जो सुनने में ही अजीब लगे। इतना अजीब कि इंडस्ट्री का हर बड़ा स्टार उसे सुनकर ही मना कर दे। हाँ, वो आइडिया एक सुपर हिट, बल्कि एक कालजयी फिल्म कैसे बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। 2001 की फिल्म लगान की अविश्वसनीय दास्तान। और ये सिर्फ एक फिल्म के बनने की कहानी नहीं है, ये जुनून की कहानी है, जिद की कहानी है, नामुमकिन को मुमकिन करने की। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक आदमी, निर्देशक आशुतोष गोवाड़ीकर, अपने एक विचार को लेकर सालों तक भटकता रहा। और कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि लगान की कहानी जितनी बड़ी अंडरडॉग की कहानी पर्दे पर है, उतनी ही बड़ी पर्दे के पीछे भी है। आमिर खान जो शुरू में इस फिल्म से इतना डरे हुए थे, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था। वो न सिर्फ इसके हीरो बने बल्कि इसके प्रोड्यूसर भी बने, वो भी तब जब कोई इस पर 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं था। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी बात को समझने की है कि कैसे एक असंभव लगने वाला प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर बन गया। चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। हाँ, आशुतोष गोवारीकर एक स्क्रिप्ट लेकर आमिर खान के पास पहुंचे। आइडिया एकदम सीधा था। 1893 में सूखे की मार झेल रहा एक गांव चंपानेर, और वहाँ के किसान अपनी जमीन का टैक्स यानी लगान माफ कराने के लिए अंग्रेजों से एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, उन्हीं की धरती पर। और आमिर का रिएक्शन कहते हैं कि उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लगाए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सीधे कहा, आशुतोष, ये बहुत ही अजीब और विचित्र कहानी है, ये काम नहीं करेगी। सोचिए, सीधे सीधे रिजेक्ट। और हमें उस दौर के बॉलीवुड को भी समझना होगा। सही बात है। वो दौर था रोमांटिक फिल्मों का, एक्शन मसाला फिल्मों का। ऐसे में एक पीरियड फिल्म, धोती कुर्ते में किसान, ऊपर से क्रिकेट, जो उस वक्त आज की तरह धर्म तो नहीं था भारत में। बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यावसायिक जोखिम था, कोई भी फाइनेंसर इसे हाथ नहीं लगाता। और यही वजह है कि सिर्फ आमिर ही नहीं, उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार ने, कहा जाता है कि शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक, सब ने इस भूमिका को करने से मना कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। आमिर खान ने स्क्रिप्ट तो लौटा दी, पर वो कहानी उनके दिमाग में कहीं अटक गई। करीब 1 साल तक उन्हें इस बात का पछतावा रहा। आखिरकार उन्होंने आशुतोष को वापस बुलाया और कहा, एक काम करो, ये कहानी तुम मेरे माता पिता को सुनाओ, मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। और ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब आशुतोष ने उनके माता पिता ताहिर हुसैन और जीनत हुसैन को कहानी सुनाई, तो कहानी खत्म होते होते उनकी आंखों में आंसू थे। अरे वाह! उन्होंने आमिर से कहा, तुम ये कहानी छोड़ कैसे सकते हो, तुम्हें ये फिल्म करनी ही चाहिए। ये शायद उस कहानी के भावनात्मक जुड़ाव का पहला सबसे खरा सबूत था। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को, उम्र की सीमाओं को तोड़कर सीधे दिल से जुड़ सकती थी। तो आमिर मान तो गए, लेकिन अब असली पहाड़ सामने खड़ा था। पैसा कौन लगाएगा? और जब कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, तो आमिर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं इसे प्रोड्यूस करूंगा। और यहीं से आमिर खान प्रोडक्शंस का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक एक्टर का अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था, ये एक तरह की क्रांति थी। उस दौर में जहां प्रोड्यूसर ही सब कुछ तय करते थे, वहां एक एक्टर का अपने फिल्म पर पूरा क्रिएटिव और वित्तीय कंट्रोल लेना एक बहुत बड़ा जुआ था। बहुत बड़ा। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती तो आमिर खान का करियर और उनकी सारी जमा पूंजी दांव पर लग जाती। तो ये भारतीय सिनेमा में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां कंटेंट पर विश्वास करके स्टार्स खुद जोखिम उठाने को तैयार हो रहे थे। तक इस फिल्म की कास्टिंग ही इसकी आधी जीत थी। बिल्कुल। गांव के हर किरदार को इतनी बारीकी से चुना गया कि वो सच में उस जमीन के लोग लगते थे। एकदम। रघुबीर यादव, राजेश विवेक, यशपाल शर्मा, मतलब मंझे हुए थिएटर और फिल्म अभिनेताओं को लिया गया। ये वो चेहरे थे जो स्टार नहीं थे, पर उनमें वो सच्चाई थी जो कहानी के लिए जरूरी थी। हर किरदार की अपनी एक कहानी थी, अपना एक संघर्ष था जो उनके चेहरों पर साफ दिखता था। लेकिन ब्रिटिश कलाकारों को ढूंढना तो और भी बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। इसके लिए डेनियल रॉफ नाम की एक कास्टिंग डायरेक्टर को लंदन भेजा गया। अच्छा। महीनों की मेहनत के बाद कुल 15 विदेशी कलाकारों को चुना गया। रेचल शेली को एलिजाबेथ के किरदार के लिए और पॉल ब्लैकथॉर्न को कैप्टन रसेल के लिए। और ये दोनों किरदार कहानी की रीढ़ थे, एक सहानुभूति रखने वाली अंग्रेज और दूसरा क्रूर शासक। और यहीं पर मुझे सबसे मजेदार बात पता चली। पॉल ब्लैकथॉर्न, जिन्होंने फिल्म के सबसे बड़े विलेन और एक घमंगी अंग्रेज क्रिकेट कप्तान की भूमिका निभाई, उन्हें असल में क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ,
ये कमाल की बात है। मतलब जिस आदमी का किरदार गांव वालों को जेंटलमैन गेम के नियम सिखा रहा है, उसे खुद बल्ला पकड़ना नहीं आता था। ये कैसे हुआ होगा? यही तो सिनेमा का जादू है। उन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ये दिखाता है कि आशुतोष अपने किरदारों के लिए सही चेहरा और एटीट्यूड ढूंढ रहे थे। न कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले एक्टर्स। बिल्कुल। पॉल ब्लैकथॉर्न के चेहरे पर वो घमंड और क्रूरता थी जो कैप्टन रसल के किरदार के लिए एकदम सही थी। बाकी सब ट्रेनिंग से हो गया। तो कास्टिंग हो गई, अब बारी थी लोकेशन की। फिल्म के लिए गुजरात के भुज को चुना गया। वो सूखा बंजर परिदृश्य कहानी के मूड के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन असल में वहां शूट करना एक बुरे सपने जैसा था। बुरे सपने से भी बढ़कर। एक एक करके चुनौतियां देखिए। पहली, वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर थी। बाप रे। सरकार उसे अत्यधिक संवेदनशील इलाका मानती थी। विदेशी कलाकारों को हर कुछ दिन में पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। अच्छा। और आप खुले में लैंडस्केप की तस्वीरें तक नहीं ले सकते थे। बिल्कुल। और मौसम तो सबसे बड़ा दुश्मन था। 300 से ज्यादा लोगों की पूरी यूनिट 6 महीने तक। हाँ, 6 महीने तक वहां रही। तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता तो कभी 50 डिग्री तक पहुंच जाता। धूल भरी आंधियां और तेज हवाएं रोज का काम थी। और रहने के लिए पूरे क्रू को भुज की एकमात्र 7 मंजिला इमारत सहजानंद टावर्स में ठहराया गया था। मतलब पूरी फिल्म यूनिट एक ही बिल्डिंग में। सोचिए जरा। मैंने रेचल शेली का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया कि शुरुआती दिन कितने मुश्किल थे। अव्यवस्था, अजीब खाना, कॉस्ट्यूम की दिक्कतें। उन्होंने एक घटना बताई कि एक बार निरंतरता की गलती की वजह से पूरे दोपहर की मेहनत बर्बाद हो गई। कौन सी? हुआ ये कि एक शॉट में उन्होंने झुमके पहने थे और अगले में नहीं। इस छोटी सी बात के लिए पूरा सीन दोबारा शूट करना पड़ा। और यहीं पर आमिर खान का प्रोड्यूसर वाला रूप सामने आता है। हाँ। जब बार बार हो रही वार्डरोब की गलतियों से तंग आकर रेचल शेली ने गुस्से में एक सहायक पर चिल्ला दिया तो आमिर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। अच्छा। उन्होंने रेचल को बहुत कामली लेकिन सख्ती से समझाया और कहा, मेरे फिल्म सेट पर इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। यहाँ हर कोई बराबर है। मतलब ये सिर्फ गंभीरता की बात नहीं थी, ये एक तरह से बॉलीवुड में एक नई मिसाल कायम कर रहा था। बिल्कुल। उस दौर में स्टार्स का सेट पर लेट आना या नखरे दिखाना आम बात मानी जाती थी। यहाँ आमिर एक निर्माता के तौर पर यह संदेश दे रहे थे कि प्रोजेक्ट सबसे ऊपर है और हर कोई, चाहे भारतीय हो या विदेशी, एक ही नियम से चलेगा। शायद इसी अनुशासन ने उस असंभव से लगने वाले शूट को मुमकिन बनाया। और इन तनावों के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसने उस पूरी यूनिट को एक परिवार बना दिया। क्या? रोज सुबह 4 बजे जब पूरी यूनिट बस में सेट के लिए निकलती तो बस में गायत्री मंत्र बजता था। अरे वाह। धीरे धीरे ये एक रोज का नियम बन गया। भारतीय कलाकार, ब्रिटिश कलाकार, टेक्नीशियन सब उस संगीत में एक साथ बंध जाते थे। वो मंत्र उस साझा संघर्ष और जुनून का प्रतीक बन गया था। क्या बात है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बाद टीम एकजुट हो गई, लेकिन अब उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी। वो क्रिकेट मैच। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ उस मैच को फिल्माने में पूरे 30 दिन लग गए। ये अपने आप में एक अलग फिल्म बनाने जैसा था। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता को जाता है। बिल्कुल। उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि हमें पूरे मैच का बॉल बाय बॉल विवरण कागज पर चाहिए। क्यों? क्योंकि फिल्मों की शूटिंग कभी भी क्रम में नहीं होती। आज पहली गेंद शूट हो रही है तो कल शायद आखिरी ओवर का कोई शॉट। अच्छा। हाँ, बिना लिखित गाइड के स्कोर और इमोशन का ट्रैक रखना नामुमकिन था। बिल्कुल। तो क्या ये बुकलेट पहले से तैयार थी? मजे की बात तो ये है कि नहीं, ये बुकलेट शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले तैयार हुई। क्या? इसके लिए पूरी टीम ने 2 दिन का ब्रेक लिया, होटल में बंद होकर बैठे और हर एक गेंद की योजना बनाई गई कि किस गेंद पर क्या होगा, कौन सा बल्लेबाज क्या महसूस करेगा, भीड़ का क्या रिएक्शन होगा, सब कुछ। और यहीं पर आमिर खान और अनिल मेहता के बीच एक बहुत दिलचस्प रचनात्मक बहस हुई। हाँ, आमिर जो प्रोड्यूसर होने के नाते हर चीज को कुशलता से खत्म करना चाहते थे, उन्होंने सुझाव दिया कि चलो बुकलेट के हिसाब से एक एक बल्लेबाज को लाते हैं, उसके सारे शॉट्स खत्म करते हैं और फिर उसे घर भेज देते हैं। अनिल मेहता ने एक दिन ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन दिन के आखिर में वो आमिर के पास गए और सीधे सीधे बोल दिया, आमिर ये इस तरह से काम नहीं करेगा। अरे वाह, मतलब उन्होंने फिल्म के स्टार और प्रोड्यूसर को सीधे मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। फिर क्या हुआ? मेहता का तर्क क्या था? मेहता का नजरिया एकदम साफ था। उन्होंने समझाया कि हम कोई स्पोर्ट्स कवरेज नहीं कर रहे हैं,
हम एक ड्रामा शूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनका मकसद सिर्फ खेल दिखाना नहीं था, बल्कि हर खिलाड़ी के चेहरे पर आने वाले भाव, उनकी उम्मीद, उनके डर को पकड़ना था। और उन्होंने कहा कि जब तक सारे खिलाड़ी मैदान पर एक साथ नहीं होंगे, वो असली तनाव और भावनाएं कैमरे में कैद नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, जैसे कचरा का किरदार जिसे आदित्य लाखिया ने निभाया था। जब वो गेंदबाजी करने आता है तो अनिल मेहता ने जानबूझकर उसे एक जूम लेंस से शूट किया। अच्छा। इससे उसकी घबराहट, उसके अजीब एक्शंस का प्रभाव दर्शकों तक सीधे पहुंचता है। आप महसूस कर सकते हैं कि उस एक गेंद पर पूरे गांव की उम्मीदें कैसे टिकी हैं। वाह, ये एक एक किरदार के भावनात्मक सफर को कैमरे में कैद करने की कोशिश थी, जो सफल रही। और भावनाओं को पर्दे पर लाने में एक और जादूगर का बहुत बड़ा हाथ था। ए.आर. रहमान। इस फिल्म का संगीत सिर्फ गाने नहीं थे, वो कहानी की आत्मा थे। आत्मा ही नहीं, धड़कन भी थे। रहमान के संगीत का सांस्कृतिक प्रभाव इतना गहरा है कि वो आज भी जिंदा है। घनन घनन को ही लीजिए। वो सिर्फ एक बारिश का गीत नहीं है। नहीं, वो फिल्म के मुख्य संघर्ष यानी सूखे को स्थापित करता है। वो गांव वालों की सामूहिक आशा और निराशा को एक साथ दिखाता है। और चले चलो, वो तो एक गाना नहीं, एक आंदोलन बन गया। बिल्कुल, वो गाना सिर्फ एक प्रेरक गीत नहीं बना, बल्कि भारत का एक अघोषित स्पोर्ट्स एंथम बन गया। आज भी जब क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम को जोश की जरूरत होती है तो यही गाना बजता है। ये उस फिल्म की सीमाओं को लांघकर पूरे देश की भावना बन गया। और ओ पालनहारे की तो बात ही अलग है। वो सिर्फ एक भजन नहीं रहा, बल्कि मुश्किल समय में उम्मीद और प्रार्थना का प्रतीक बन गया। रहमान ने लोक संगीत की धुनों को पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा की भव्यता के साथ ऐसे मिलाया कि एक ऐसा साउंड ट्रैक बना जो जमीन से भी जुड़ा था और विश्व स्तरीय भी था। बिल्कुल सही। संगीत ने उस कहानी के विद्रोह को आवाज दी। फिल्म आखिरकार 15 जून 2001 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। इसलिए दुनिया भर में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। लेकिन असली कहानी, असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू हुई। ऑस्कर की दौड़। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। आमिर खान ने इसे भी एक मिशन की तरह लिया। ये सिर्फ फिल्म को नॉमिनेशन के लिए जमा करने की प्रक्रिया नहीं थी। आमिर व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम के साथ अमेरिका गए और वहां एक कह सकते हैं आक्रामक लॉबिंग अभियान चलाया। लॉबिंग अभियान, इसका क्या मतलब है? उन्होंने अकेडमी के वोटिंग सदस्यों की सूची हासिल की, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, प्रेस से बात की और ये सुनिश्चित किया कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग मेंबर्स फिल्म को देखें और उसकी कहानी को समझें। हाँ, ये भारतीय सिनेमा के लिए बिल्कुल नया था। पहली बार कोई भारतीय फिल्म एक पूरी रणनीति के साथ वैश्विक मंच पर खुद को प्रस्तुत कर रही थी। और नतीजा हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक पल, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद लगान ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित होने वाली केवल तीसरी भारतीय फिल्म बनी। बिल्कुल, भले ही वो अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय सिनेमा की ओर खींच लिया था। और उस फिल्म की विरासत आज तक जिंदा है। हाँ, ये जानकर हैरानी होती है कि इतने सालों बाद भी फिल्म के मुख्य कलाकार एक लगान 11 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या बात है। और संवाद, दोगुना लगान देना पड़ेगा, ये आज भी हमारी बातचीत का हिस्सा है। ये फिल्म एक सांस्कृतिक घटना बन गई। तो आखिर में जब हम लगान के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ क्रिकेट में गांव की जीत की कहानी नहीं लगती। नहीं, ये असंभव को संभव बनाने के विश्वास की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक विचित्र विचार, अगर उसे जुनून और अटूट विश्वास के साथ पूरा किया जाए तो वो इतिहास रच सकता है। और ये हम सबके लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी कहानी को सच में महान और कालजयी बनाने के लिए ये जरूरी है कि पर्दे पर किरदारों का संघर्ष और पर्दे के पीछे उसे बनाने वालों का संघर्ष दोनों एक ही कहानी बन जाए? लगान शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब ऐसा होता है तो जादू होता है।